नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर का क्या क्या एप्लीकेशन है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझे थे और ये देखे थे कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग में इंडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है और फैराडेज लॉ कैसे लगता है। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो तरीके का ट्रांसफार्मर हम स्टडी करने वाले हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। क्या है आइडियल ट्रांसफार्मर, किसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया, आइडियल का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, प्रैक्टिकली जो चीज़ नहीं है उसको हम बोलते हैं आइडियली। आइडियल का मतलब एक तरीके से मान के चलना है कि हर चीज़ मतलब प्रैक्टिकल चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ उसमें कंसिडरेशन में हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ आइडियल नहीं होता है, बट हम सपोज करेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है और उस केस में ट्रांसफार्मर की वर्किंग को हम कैसे एनालाइज करते हैं। आइडियल का मतलब ट्रांसफार्मर के केस में देखिए, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ मेन होता है। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ मेन होता है, सबसे पहले कोर और दूसरा वाइंडिंग। एक कोर और एक वाइंडिंग। कोर क्या है, कोर ये वाला पाथ है जहाँ से फ्लक्स फ्लो होता है, जहाँ से फ्लक्स अपना पाथ कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं कोर। वाइंडिंग क्या है, ये जो लपेटी गई रहती है कॉइल, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसकी, वाइंडिंग और इसका कोर। वाइंडिंग किस लिए, क्योंकि वाइंडिंग क्या जनरेट करता है, फ्लक्स, और कोर क्या करता है, उस फ्लक्स को पास करता है ताकि वो फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग से इंटरेक्ट कर सके। ठीक, आइडियली हमको क्या सपोज करके चलना है कि कोर की परमिएबिलिटी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। कोर की परमिएबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जो कोर है, जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कोर से ही पास करेगा। कोर की परमिएबिलिटी इतनी हाई है कि फ्लक्स चाहते हुए भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बताए थे कि कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके अगल बगल फ्लक्स जनरेट होता है, बट इस केस में फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, कोर से ही। ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम किए हैं कोर की परमिएबिलिटी बहुत हाई है। परमिएबिलिटी बहुत हाई का मतलब रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स का अपोज करता है, तो रिलक्टेंस क्या है, जीरो। ठीक, ये चीज हम एज्यूम किए कोर के केस में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये चीज नहीं होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर में कोर की परमिएबिलिटी हाई होती है बट इनफाइनाइट नहीं होती है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है कुछ कोर से पास करता है, कुछ लीक कर जाता है, जिसको हम लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। बट आइडियल केस हम ले रहे हैं, तो आइडियल केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है, कोर का रिलक्टेंस जीरो है, थोड़ा भी फ्लक्स को अपोज नहीं कर रहा है। और वाइंडिंग के केस में हम ये लेके चलते हैं, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या है, जीरो। वाइंडिंग में दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, एक रेसिस्टेंस और दूसरा इंडक्टेंस। रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस हम क्यों जीरो एज्यूम किए हैं, क्योंकि जो लॉस होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में वो कौन सा लॉस होता है, आई स्क्वायर आर। तो जब रेसिस्टेंस ही जीरो होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉस ही नहीं होगा। मतलब जब लॉस होगा नहीं, सारा का सारा फ्लक्स अच्छे से पास करेगा, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आइडियल केस में कितनी हो जाती है, 100%। बट प्रैक्टिकली किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। ठीक है, हमको आइडियल के केस में दो चीज़ एज्यूम करना है, कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट है मतलब रिलक्टेंस जीरो है, और वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या है, जीरो है। मतलब जो वाइंडिंग है इसमें बस इंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक, अब आइए इसको आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं। जब हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस जीरो है, फॉर्मूला हम अभी पढ़े हैं, फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, यही पढ़े हैं। फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक सर्किट में फॉर्मूला पढ़े हैं इससे पहले क्लासेस में, फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस।
मतलब MMF इक्वल्स टू, इसी फॉर्मूले से MMF इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस लिख सकते हैं। आइडियल के केस में क्या है, रिलक्टेंस 0 है, मतलब MMF कितना आ गया 0। MMF 0 का मतलब है, MMF 0 का मतलब है कि एक तरीके से आइडियल ट्रांसफार्मर में बिना MMF के ही फ्लक्स जनरेट हो गया। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या निकल के आया, जब रिलक्टेंस 0 था तो MMF भी क्या गया 0। MMF क्या करता है, जैसे EMF करंट फ्लो कराता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में MMF का काम होता है फ्लक्स जनरेट करना, फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। बट MMF 0 है, मतलब 0 MMF लगा फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब नाम मात्र MMF लग रहा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि नाम मात्र MMF लग रहा है। इसका ये मतलब होता है कि जो सप्लाई है वोल्टेज सोर्स की ट्रांसफार्मर में, उसमें से नॉर्मल करंट ना निकलते हुए, नॉर्मल करंट ना की जगह उसमें से एक मैग्नेटाइजिंग करंट निकलता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू, जो कि क्या होता है, नॉर्मल करंट का 3 से 5% ही होता है। 3 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। क्यों मैग्नेटाइजिंग करंट निकला, क्योंकि MMF 0 है। MMF 0 का मतलब जो फ्लक्स हमको प्रोड्यूस करना है आइडियल में, उसके लिए हमको MMF की ज़रूरत नहीं है। MMF 0 है, मतलब 0 तो हो नहीं सकता है, तो नाम मात्र होगा, तो नाम मात्र करंट निकलेगा I म्यू। क्या निकलेगा नाम मात्र करंट, I म्यू। यहाँ से I म्यू जाएगा और इस वाइंडिंग में जाएगा। इस वाइंडिंग में पहले से नंबर ऑफ टर्म क्या है, N1, तो MMF क्या हो जाएगा, I म्यू इंटू N1। क्या हो गया, MMF क्या हो गया, I म्यू इंटू N1। जो MMF जो 0 एज्यूम किए थे, तो ये 0 के बराबर ही है, क्योंकि I म्यू बहुत छोटा है। I म्यू क्या है, वेरी स्मॉल, ठीक है। I म्यू क्या होगा, I म्यू जो होगा, देखते चलते हैं यहां से। ट्रांसफार्मर में कैसा सप्लाई लगता है, AC सप्लाई, तो कैसा AC वोल्टेज होगा, तो इसमें से जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो भी कैसा होगा, AC होगा। तो I म्यू को हम लिख सकते हैं, I म्यू इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। I म्यू इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। जब I साइनसोडियल है तो करंट की वजह से ही फ्लक्स होता है। फ्लक्स किसकी वजह से होता है, करंट की वजह से ही। उसमें एक नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्लक्स हो जाता है। तो फ्लक्स जो होगा, जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा φm साइन ओमेगा टी। फ्लक्स क्या हो गया, φm साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से, मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से हम केस 1 लिए हैं अभी आइडियल में हम केस 1 लिए हैं नो लोड का। अभी हम ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं लगाए हैं। केस 1 क्या है, नो लोड कंडीशन, मतलब ट्रांसफार्मर में बस हम सप्लाई लगाए हैं, कोई लोड नहीं लगाए हैं। नो लोड, कोई लोड नहीं है, लोड साइड ओपन है, ठीक है। तो जब लोड साइड ओपन है तो बस मैग्नेटाइजिंग करंट आए I म्यू, ठीक, I म्यू, और I म्यू की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स φm साइन ओमेगा टी। तो जो ये फ्लक्स है φm साइन ओमेगा टी, साइनसोडियल फ्लक्स करंट की वजह से, क्या इस वाइंडिंग में फ्लक्स का इंटरेक्शन होगा, उस वजह से EMF जनरेट होगा फैराडेज लॉ की वजह से। फैराडेज लॉ तो ये बोलता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस EMF।
तो फ्लक्स का चेंज हुआ, फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और किससे इंटरेक्ट किया, कंडक्टर से, कंडक्टर कट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो ये ईएमएफ जनरेट होगा, लेंज लॉ की वजह से लगा था ना, तो उसका मतलब अब यहाँ भी समझा दे रहे हैं कि जो निगेटिव साइन का मतलब है कि फैराडेज लॉ की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, और जो ईएमएफ जनरेट होगा इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी, इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि फ्लक्स का अपोज करेगा। इसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि जिस वजह से ये जनरेट हुआ उसी का अपोज करेगा, जो इसको बड़ा किया उसी को काटेगा। ये समझ ले, लेंज लॉ यही बोलता है कि जो चीज़ पैदा हुआ तो वो उसी का अपोज करेगा जो उसको पैदा किया। इसको कौन पैदा किया, कौन पैदा किया इसको, फ्लक्स। फ्लक्स कहाँ से आया, करंट से आया, मतलब इस करंट को अपोज करेगा। तो इस करंट को अपोज करने के लिए अगर इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है तो इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस। इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस। ठीक है, इसीलिए ये माइनस साइन हम यहाँ पे लगा दिए। ठीक, अब हम इसको आगे करते हैं। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन प्रूफ कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आता है। फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से डी बाई डी टी फाई की जगह रख दीजिए फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब माइनस एन, फाई एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, और एक और क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस एन फाई एम ओमेगा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब अगर माइनस साइन लगा देते हैं इसको यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ऐसे क्यों कर दिए, ये क्या था, पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, बट ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 किए, मतलब एक तरीके से माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा किए। तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा अंदर किए, माइनस साइन बाहर लेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो माइनस और पहले से जो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो बाहर वाला साइन प्लस करने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट कर दिए, E इक्वल्स टू एन फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास E। अगर हम इसको साइनसोडियल फॉर्म में देखें तो E इक्वल्स टू लिख सकते हैं, जो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हुआ है यही तो है E। यहाँ पे जो जनरेट हो गया है E की जगह E1 रख देंगे, यहाँ पे के लिए E की जगह E2 रख देंगे। अभी जनरल E लिखे हुए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। EM क्या हो गया, EM ये वाला टर्म हो गया एन फाई ओमेगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है फैराडेज लॉ की वजह से, उसका एक्सप्रेशन क्या ये हुआ, E इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और EM की वैल्यू कितनी है, एन फाई एम ओमेगा। ठीक, जब भी हम AC की बात करते हैं तो जब हमसे कोई वोल्टेज पूछ दिया AC में, तो हम AC में वोल्टेज हमेशा RMS की बात करते हैं। तो हमको पता है कि अगर हमसे कोई EMF पूछा, मतलब क्या हमको निकालना है, ERMS। और ERMS हमको पता था क्या होता है, EM बाई रूट 2। जैसे VRMS क्या निकाले थे, VM बाई रूट 2। ठीक, तो EM की वैल्यू कितनी हो गई,
EM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n phi m ओमेगा डिवाइडेड बाई √2। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई f √2। तो जब हम 2 डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो डेसिमल में हमारे क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा ये 4 डेसिमल में आ जाएगा ये 4.44 और पाई का 3.14 लेंगे। तो इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई √2 तो क्या हो जाएगा 4.44, n लगा हुआ है, phi m लगा होगा और f लगा होगा। तो यहाँ से अगर हम अच्छे से लिखें तो ERMS कितना आ गया, 4.44 n phi m f। ये इक्वेशन प्रूफ करना रहता है, इसी को हम बोलते हैं, जब यहाँ से स्टार्ट हुआ EMF इक्वेशन, EMF इक्वेशन इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन ये है, ERMS इक्वल्स टू 4.44 n phi m इंटू f फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक ये बात। अब आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ से, ये तो जनरल E के लिए आ गया, या तो ये यहाँ पे भी इंड्यूस हुआ, यहाँ पे भी इंड्यूस हुआ। यहाँ पे कैसे इंड्यूस हुआ, करंट हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स हुआ, फ्लक्स इस वाइंडिंग में आया तो फैराडेज लॉ की वजह से यहाँ वोल्टेज जनरेट हुआ। ठीक, इसका जो फ्लक्स था, यही फ्लक्स कहाँ इंटरेक्ट किया, यहाँ पे ये फ्लक्स को पाथ मिला ना, तो फ्लक्स फ्लो किया, फ्लक्स फ्लो किया तो इस वाइंडिंग को भी कट किया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, EMF इंड्यूस हुआ, यहाँ पे भी EMF इंड्यूस हुआ। तो जो EMF का फॉर्मूला है ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए है। अगर हमको इंडिविजुअल कोई प्राइमरी का पूछे तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे E की जगह E1 इक्वल्स टू 4.44 n phi m f। ठीक, और n की जगह क्या लिख देंगे, n1, क्योंकि E1 की बात कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 है। उसी तरह अगर E2 की बात करें तो 4.44 n2 phi m f। अगर हम यहाँ से पहले इक्वेशन से E1 बाई n1 लिखें तो E1 बाई n1 कितना आया, 4.44 phi m f। बस E1 बाई n1 किए। उसी तरह E2 बाई n2 करेंगे तो क्या आया, 4.44 phi fm। क्या E1 बाई n1 और E2 बाई n2 सेम है, देखिए E1 बाई n1 और E2 बाई n2 सेम है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में हम एक इक्वेशन लिखते हैं, E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाई N2 इक्वल्स टू, ये V1 है, ये V1 है। अगर यहाँ पे वोल्टेज V2 रहता तो लिख देते V1 बाई V2, बट इस केस में V1 और E1 सेम है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस हो जाता तो V1 E1 में डिफरेंस हो जाता, बट यहाँ पे भी मान के चलें कोई कंडक्टर में रेसिस्टेंस नहीं है, तो V1 E1 के बराबर है, V2 E2 के बराबर है और N1 बाई N2। तो ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन आ गया। इसी को हम बोलते हैं टर्न रेशियो, इसी को हम बोलते हैं टर्न रेशियो। टर्न रेशियो का डेफिनेशन होता है, टर्न रेशियो का डेफिनेशन होता है हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज। जिस साइड भी हाई रहे, अगर E2 हाई है, E1 लो है, स्टेप अप है तो E2 बाई E1 टर्न रेशियो होगा, स्टेप डाउन है तो E1 बाई E2 टर्न रेशियो होगा। तो टर्न रेशियो को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज। तो हम क्या किए कि ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन डिराइव कर दिए, आइडियल कंडीशन लिए कि आइडियली ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाते हैं नो लोड कंडीशन पे।
आइए एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे आई म्यू। आई म्यू को रेफरेंस ले लिए। आई म्यू क्या था, आई म्यू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, आई म्यू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी। फाई क्या था, जहाँ से डेरिवेशन किए थे, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो 0 डिग्री पे है, फेजर बनाना सिखाए थे, तो जिस फेज में आई म्यू है उसी फेज में क्या होगा, फाई होगा। देखिए ये जो ई आया है, क्या ई साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है? अगर ये साइन ओमेगा टी वाला है, 0 डिग्री वाला है, तो क्या साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है ई? देखिए दिख रहा है, डिराइव किए हैं। तो ई हमारा क्या होगा, लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा? -π/2 है तो लैगिंग होगा। तो हम यहाँ पे बना दिए E1। E1 और E2 सेम फेज में होगा, E1 और E2 सेम फेज में होगा। तो यहाँ E1 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, E2। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोले हम, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बोले कि जो E1 होगा V1 का अपोज करेगा। एक तरीके से V1 का ही अपोज हुआ ना, क्योंकि V1 की वजह से ही तो आई म्यू आ रहा है। तो जो E1 है वो क्या करेगा, V1 का अपोज करेगा। तो फेजर डायग्राम में जब भी अपोजिशन की चीज़ें हम बनाते हैं तो अपोजिट फेज में बनाते हैं। तो E1 E2 अगर नीचे है -90 डिग्री पे, तो V1 और V2 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये फेजर डायग्राम जो है, ये फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर का है। कंडीशन याद रखना है, नो लोड कंडीशन, लोड में नहीं डालना है, नो लोड कंडीशन का ये फेजर डायग्राम है। ठीक, और ये जो ईएमएफ का इक्वेशन आया है वो हर ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड है, जो हमेशा याद होना चाहिए। ERMS = 4.44 N5 M/F। ठीक, फेजर डायग्राम यही रहेगा नो लोड ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर का लोड के कंडीशन में। अभी तो हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर लिए, सप्लाई दिए, बट लोड नहीं लगाए थे। उस केस में देखें कि फेजर डायग्राम क्या बनेगा। अब हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे। तो लोड में चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, लोड में चीज़ें बदलेंगी, उसको हम देखेंगे कैसे बदलेंगी। थोड़ा सा ट्विस्ट है, और उसी का बेस बनेगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हमेशा लोडेड रहता है, कभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अनलोडेड नहीं रहता विदाउट लोड का। तो नो लोड का एक सिंपल सा फेजर बनाया है। मेन फेजर डायग्राम एक बनेगा लोडेड कंडीशन का आइडियल ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और फिर उसका फेजर बनाएंगे।